नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। साथियों, आज इस कड़ी में आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने अपने आत्मबल के कारण संघर्ष करते हुए 20 वर्षों तक बजरंग दल के विभिन्न पदों में पदाधिकारी रहे। वह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच हैं कुशल वक्ता, नेतृत्व करता हुआ जुझारू नेता, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक व भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी। राजेश पांडे जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। राजेश जी, इससे पहले कि बातचीत की शुरुआत की जाए, आप अपने परिवार व अपनी शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरा पैतृक गांव तो हरदी है जी, लेकिन 73 में पिताजी आगे रायपुर करचुलियान के पास एक पहाड़िया गांव, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी रउरा में हुई जी। लेकिन 9th के बाद हम मॉडल स्कूल में हमारा अध्ययन रीवा में। और उसके बाद फिर कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मेरी स्नातकोत्तर की शिक्षा मैंने यहीं से प्राप्त की। राजेश जी, आपने करियर के तौर पर संघ को चुना, इसकी शुरुआत किस प्रकार? देखिए, 89 में रीवा में एक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक माननीय युवराज द्विवेदी जी, उसमें संपर्क में आए और वो मुझे घर से उठाकर लेकर गए शाखा में। तो शाखा का एक स्वयंसेवक बना है। तो संघ में एक सबसे छोटी इकाई होती है वो घटनायक की जी। तो घटनायक से मेरा काम प्रारंभ हुआ। टोली 5 स्वयंसेवक भी एक टोली प्रमुख बना। जी, वहां से मेरा प्रारंभ हुआ। फिर मैं मुख्य शिक्षक शाखा का, शाखा कार्यवाह, सभाग कार्यवाह, भाग कार्यवाह से नगर कार्यवाह जिम्मेदारी मेरे पास रही है। 1 साल संघ का विस्तारक भी रहा रीवा नगर में ही। उस समय 1992 में प्रथम वर्ष मेरा हो गया और उस समय वो प्रतिबंध भी लग गया बाबरी ढांचा के कारण। अच्छा अच्छा। तो उस समय फिर 1-2 साल काम प्रभावित हुआ है जी। तो मैं 95 तक संघ के काम में रहा। ये जो संघ है, इसकी प्रारंभिक प्रशिक्षण कितने वर्ष का होता है? अब देखिए, क्या है, संघ में तो निरंतर काम करते रहने का है जी। प्रारंभ करो तो पूरी लाइफ संघ में काम करते रहो जी। उसमें प्रशिक्षण होता है, जैसे प्राथमिक हुआ, प्रथम वर्ष हुआ, तृतीय वर्ष हुआ, द्वितीय वर्ष हुआ, ऐसे कोई क्रम चलता है कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो हमने संघ में भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हमने कर लिया। मतलब जैसे कॉलेजेस में डिग्री मिलती है, बिल्कुल उसी आधार पर डिग्री। हाँ, अब उसमें हम लोग डिग्री की बात नहीं करते, डिग्री है, लेकिन मतलब वो कार्यकर्ता के निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब एक सोपान होता है जो चलता रहता है। बिल्कुल। फिर आप एक संगठक के रूप में आगे आए। हाँ, मैं क्या हुआ कि 96 में वर्तमान में जो बजरंग दल था उसको राष्ट्रीय स्वरूप देना था। तो सभी जगह पर एक अच्छे कार्यकर्ताओं की तलाश थी। तो विश्व हिंदू परिषद के कुछ प्रांत स्तर कार्यकर्ताओं ने संघ से बात किया जी कि एक ऊर्जावान नौजवान हमको चाहिए। तो उनको क्या दिखा मुझे मालूम नहीं, मेरा चयन किया, राजेश जी को बजरंग दल में भेजा जाए। तो मुझे मऊगंज तहसील का संयोजक बनाया। अच्छा, मतलब प्रथम जो आपकी पोस्टिंग है, हाँ, मैं कह सकता हूँ मऊगंज का तहसील का संयोजक, तहसील संयोजक की मेरी जिम्मेदारी मुझे मिली। फिर मैं 96 से लगातार प्रखंड संयोजक रहा। 98 में मैं बजरंग दल का जिले का सह संयोजक हो गया। तो अब किसी भी काम करने के लिए देखिए जुनून के साथ लगना पड़ता है। तो मैं पूरे जिले में प्रवास करना प्रारंभ किया, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, मुझे अच्छी तरह आता था। मुझे ध्यान है कि मैं 98 में 45 वार्डों की बैठक मैं करता था और 5 वार्ड के बीच में एक सत्संग भी चलाता था इस नगर में, रीवा नगर।
उसके बाद फिर लगातार दायित्व मेरे बढ़ते गए। जी जी। स्वाभाविक है, जिस संगठन में कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाता है, करता है, तो उसको दायित्व तो मिलते रहते, वो आगे लेकर के बढ़ाते रहते। बिल्कुल। आपने बजरंग दल में करीब 20 वर्षों तक अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया और राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी रहे। तो ये जो बजरंग दल संगठन है वह क्या? देखिए, कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि ये हिंदूवादी संगठन है जी। इनका कुछ निश्चित उद्देश्य है और यह पूरे भारतवर्ष में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आतंकवाद, अलगाववाद चरम सीमा पर था, राम मंदिर जैसा विषय, गाय हमारी माता है और सरेआम गाय कट रही थी जी। तो इन्हीं सब कामों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने, जब माननीय अशोक सिंघल जी पंधर पार्क में आए जी, तो मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। उस समय हमारे ओपी गुप्ता जी यहाँ जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा इस कार्यकर्ता को छोड़ना मत। वहीं से उन्होंने अपने साथ ले लिया। तो मुझे वहां से उन्होंने पकड़ा, तो मैं अयोध्या में 20 दिन का पूर्णकालिक वर्ग में करने के लिए गया। ये सारे विषय वर्ग में प्रशिक्षण में सिखाए जाते हैं। किन उद्देश्यों के लिए बजरंग दल बना है? तो सेवा, सुरक्षा, संस्कार, जो हमारा ध्येय वाक्य है बजरंग दल का, तो समाज में सेवा करना है, समाज की सुरक्षा करना है, ऐसे युवाओं को हमको संस्कारित करना है जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो जी। तो इसी उद्देश्य को लेकर के फिर हम निकले। तो फिर मैंने कहा सह संयोजक के रूप में, जिला संयोजक के रूप में फिर मैं इस महाकौशल प्रांत का सह संयोजक बन गया, फिर प्रांत संयोजक, फिर एक एक सीढ़ी क्षेत्र संयोजक, 2 प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मेरे पास आया, फिर राष्ट्रीय सह संयोजक पूरे भारत का मेरे पास काम आया। 2 साल राष्ट्रीय सह संयोजक में रहा और 13 में मुझे बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। मैं इस संगठन में काम करते समय आपके साथ जानकारी में नहीं हो, लेकिन रीवा शहर के अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं नगर निगम का एम्प्लॉय था जी। लेकिन अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया कि आज भारत के अंदर उन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, जो कार्यकर्ता, जो युवक भटका हुआ है, उसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसलिए आप जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो मैंने उस नौकरी को भी छोड़ा। मेरा स्वयं का एक प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा काम था, श्री राम प्रिंटिंग प्रेस के नाम से चलता था। हमारे प्रवीण भाई तो बढ़िया जी ने आह्वान किया, तुम 12 दिन का प्रवास करते हो, नहीं चलेगा, 20 दिन का प्रवास चाहिए। तब मैंने फिर वो भी काम बंद करके मैं 12 साल तक पूर्णकालिक रहा, गृहस्थी जीवन बिताते हुए 12 साल तक पूर्णकालिक रह करके भारत का भ्रमण मैंने किया, मतलब संपूर्ण भारत दर्शन कर। इस दौरान आपकी कुछ ऐसी यादें? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि 45 वर्ष की उम्र में ही जी मैंने भारत के दर्शन किए, संपूर्ण दर्शन कर लिए। संपूर्ण दर्शन। लोग चारों धाम जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 51 शक्तिपीठ दर्शन करने जाते हैं, धार्मिक यात्रा को लेकर जाते हैं, लेकिन हम धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक यात्रा भी हो गई, भारत की परिक्रमा भी हो गई। तो मैं ये मानता हूं कि जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, अलगाववाद और पलायन चरम पर था, उस समय बाबा अमरनाथ की यात्रा चैलेंज के रूप पर स्वीकार किया। आतंकवादियों ने कहा कि यात्रा, उस समय काफी चैलेंजेस मिले, यात्रा नहीं होगी जी। उस समय के नेतृत्व ने 1 लाख नौजवानों को अमरनाथ की यात्रा पर लेकर गए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो यात्रा 5-7 हजार लोग यात्रा में जाते थे, इस समय पर 10 लाख लोग इस यात्रा में जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में 2005 में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। जम्मू कश्मीर के प्रवास पर जब गया, पुंछ एक स्थान है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बड़ी संख्या में घाटी की तरह बड़ी संख्या में पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी नौशहरा से हिंदू समाज पलायन कर रहा था डर के मारे। वहां के लोगों ने कहा कि भारत के लोगों को पुंछ लाना चाहिए। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि एक बाबा अमरनाथ और एक बूढ़ा अमरनाथ, 2 अमरनाथ, 2 अमरनाथ जी, और पुंछ में लोरन घाटी में।
तो उस यात्रा को हमने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जब पुंछ पर आप सोचिए कि भारत माता के जयघोष के नारे नहीं लगा सकता था कोई, वंदे मातरम का गीत वहां कोई गा नहीं सकता था, तो इतना दहशत का डर था। तब हमने 5000 नौजवानों से 2005 में यात्रा प्रारंभ की। चलें जी, आपको जानकारी में कई बार हमले हुए जी, अटैक किए गए, बम फेंके गए यात्रा में, लेकिन कभी भी यात्रियों का मनोबल टूटा नहीं। मैंने 16 में मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है। 16 में हमने पूरी यात्रा में वर्ष में 4 लाख लोग यात्रा करने पुंछ पर गए। मतलब लगातार एक के बाद यात्राएं करती बढ़ती गई। और जो पलायन हो रहा था, जो घर छोड़ करके लोग भाग रहे थे, वो तो ठहरे ही, जो जम्मू आप आ गए थे वो वापस पुंछ, राजौरी में, सुंदरबनी, नौशहरा में वहां पर रहने के लिए चले। हाँ, उनके घरों की वापसी हुई। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसा वो अनुभव रहा है, मुझे वो काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही इस बीच में मैं पूर्वोत्तर राज्यों में मेरा 3-4 साल में जाना बहुत हुआ है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव, गोलाघाट, धुबरी, ऐसे इन क्षेत्रों में, करीमगंज, बांग्लादेश का बॉर्डर है पूरा जी जी, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से वहां भी अलगाव फैल गया। कि बांग्लादेशी और माओवादियों का भी घुसपैठ लगातार उस समय जारी था। बिल्कुल बिल्कुल, इस कारण से भी वहां भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। धुबरी, करीमगंज, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव, चैलेंजिंग पूरा एरिया था। वहां भी जाकर के मैंने तहसील स्तर का ट्रेनिंग कैंप लगाया जी। बजरंग दल के मैंने हर जिले पर तहसील स्तर जाकर मैंने ट्रेनिंग लगाया। मतलब बेसिक जो है आपने पकड़ा कि बेस। हाँ, अगर देखिए यूथ अगर खड़ा हो गया अपनी सुरक्षा के लेकर, तो मैं कह सकता हूं कि पूरा वह समाज सुरक्षित हो गया। जी जी, जब तक युवा सुरक्षित है तब तक समाज सुरक्षित कर सकते हो पूरा। तीसरा मेरा बड़ा अनुभव रहा जबरदस्त, मुझे कह सकता हूं कि सौभाग्यशाली हूं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अंडमान निकोबार में कह सकता हूं कि साधना स्थली तक वो स्थली है। उस क्षेत्र में मुझे जाकर के काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां जाकर के मैंने अंडमान निकोबार में लगभग कई बार जाकर के 100 से 150 युवाओं को मैंने प्रशिक्षण देकर के आज उनको राष्ट्रभक्ति का से ओतप्रोत हो गए। तो ऐसे मेरे जीवन में जम्मू कश्मीर, वैसे तो मैंने सारे देश में काम किया जी, लेकिन ये आज भी मुझे एक ही विशेष परिस्थितियां थी हाँ, जो यादगार के रूप में है। मैंने जम्मू कश्मीर है, पूर्वोत्तर राज्य है, अंडमान निकोबार है, तो ऐसे मुझे अवसर मिला। तो मैं कह सकता हूँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली, 45 साल की उम्र में मुझे ये सब काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर आपने राजनीति की तरफ रुख किया। अभी देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ, मैंने क्या कहा, मैं संघ का स्वयं सेवक, तो संघ के स्वयं सेवक को किस क्षेत्र में भेजना है हमारे संगठन तय करता है। बजरंग दल की आयु सीमा होती है जी, 45 ईयर उसकी आयु सीमा है। मेरा 45 वर्ष, वो रिटायरमेंट का एक एरिया होता है। हाँ, उसके बाद वहां से संगठन में तो कोई रिटायरमेंट होता नहीं, लेकिन चूंकि युवा विंग है विश्व हिंदू परिषद की, तो उसकी एज सीमा 45 है। 45 साल की उम्र में काम करने के बाद विश्व हिंदू परिषद में चला जाता हूँ कार्यकर्ता। चूंकि गृहस्थ हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारी है, पिताजी की उम्र भी 86 साल हो गई, मुझे लगा नहीं मुझे घर जाना चाहिए, पूर्णकालिक का जो जीवन था पूरा हो गया। तो जब मैं घर वापस आया तो फिर संगठन ने विचार किया कि इतने संघर्षशील कार्यकर्ता को जी, इतने डिवोटी कार्यकर्ता को क्या घर बैठना ठीक है क्या? तो उन्होंने बातचीत की मेरे से, तो भाई आपका रुख क्या है? मैंने कहा आपका जो रुख है वही मेरा रुख, आप तय करो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक है, सब जानते भी जी, पिताजी के कारण से। तो फिर संगठन ने विचार किया कि नहीं, पिताजी की आयु सीमा, उनकी भी राजनीतिक पारी की पूरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस राजेश जी को राजनीति में भेजना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं तय करके मुझे भी मालूम नहीं था, जब प्रदेश मंत्री का जब पद मुझे मिला, मुझे टेलीफोन करके एक दिन पहले बताया गया कि आपको प्रदेश मंत्री बनाया जाता है। भाजपा संगठन में आने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या? अब देखिए, मैं अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकता। कारण क्या है कि राजनीति तो देखिए, मैंने घर में पिताजी को देखा उनका जीवन,
उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड हम। तो हम तो देखिए जो सीखा है मैंने, जी जी, पिताजी का अनुसरण मैं करूं, क्योंकि वो तो आपको विरासत में मिला है। हाँ, विरासत कह सकते हैं, तो विरासत ही है। मेरा जन्म ही वही हुआ है और उनका 70 साल की पारी, राजनीतिक पारी, निर्णायक पारी रही है। तो स्वाभाविक है अनुसरण तो मैं किया हूँ और मैंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा है। तो राष्ट्र मेरे लिए फर्स्ट है, जी जी, पार्टी है, इसके बाद मैं। इसलिए पार्टी जो योजना बनाती है उसको क्रियान्वित करने के लिए मैं सतत तैयार हूँ पूरी तरह से। आज आप प्रदेश में संगठन मंत्री हैं, इसके पीछे का मूल मंत्र क्या है? देखिए, मैंने क्या कहा कि बजरंग दल की आयु सीमा पूरी हो गई, सामाजिक जीवन है। पिताजी का राजनीतिक 70 साल का उनका पूरा एक बड़ी पारी है, एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों का जुड़ाव है जी। तो उस परिवार में वह परंपरा, वह विचारधारा निरंतर अनवरत चलती रहनी चाहिए जी जी। भाई, कोई घर में अगर किसी ने कोई काम प्रारंभ किया, जैसे मैं कहता हूँ किसी ने कोई उद्योग धंधा प्रारंभ किया, जी, तो उसके बेटे क्या करते हैं? हाँ, लगातार उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरी भी जवाबदारी ये है, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ पिताजी ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, जी, मेरा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि इसमें किसी न किसी राजनीतिक नेता से जुड़ने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जी जी। उनकी भावनाएं होती हैं, तो उनकी भावनाएं आहत न होने पाए कि आज यह राजनीतिक पारी यहां से समाप्त हो गई, अब आगे कौन? तो इसलिए मुझे लगता है मेरी नियत ही ये करा रही है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो पिताजी की शुचिता थी, हाँ बिल्कुल, वह जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। एकदम अक्षरशः पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अब आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, विचारों की पार्टी है, राष्ट्र सर्वोपरि है जी। मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेकर सबको विकास करते हुए 135 करोड़ की आबादी है जी। इसलिए उस मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। राजेश जी, हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष दिन होता है और आपके जीवन में भी 5 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। देखिए, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है जी। विवाह की वर्षगांठ मनाता है जी। खुशियों का पल रहता है। अब हम लोग जन्मदिन कभी मनाते थे ना, पूरे समय प्रवास में रहे, लेकिन 5 अगस्त के दिन धारा 370 समाप्त होना, 5 अगस्त का मेरा जन्मदिन, मैं आश्चर्यचकित रह गया, रोमांचित हो गया। ऐसा लगा जैसे जम्मू कश्मीर में इतने वर्षों काम करने के बाद आज वो उपहार में मिला है, मोदी जी ने मुझे गिफ्ट कर दिया क्या? मैंने उपहार में, मुझे ऐसा लगा, मैं रोमांचित हो गया। एक घटना। दूसरी घटना, राम जन्मभूमि से मैं वर्षों जुड़ा रहा जी। कई बार आंदोलन किया, कई बार गिरफ्तारियां दी, लेकिन जब 5 अगस्त का ही दिन अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थान पर शिलान्यास जी जी की घोषणा हो गई, उस दिन मेरी खुशियां तो मतलब ये आपके बहुत यादगार पलों में से हैं। यादगार, या तो हम ये कहें कि प्रभु ने स्वयं आपको जो है आशीर्वाद के रूप में मैं कह सकता हूं कि दोनों विषय मेरे जीवन में, जम्मू कश्मीर, जी जी, 10 से 12 वर्ष तक जम्मू कश्मीर मेरा जाना हुआ, संघर्ष करते रहे पलायन को रोकने में, और 5 अगस्त को ही धारा 370 समाप्त हो गई। राम मंदिर से मैं वर्षों जुड़ा रहा जी, आंदोलन न किया, लेकिन 5 अगस्त को शिलान्यास हो गया। मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में सबसे खुशी का पल तो वही है, सबसे महत्वपूर्ण दिन। सबसे महत्वपूर्ण। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टी में यही अंतर है। जैसे मैंने कहा है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की दिशा क्या होगी, क्या काम लेना है, जी संगठन तय करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रदेश मंत्री
पद मुझे मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं था। संगठन ने मुझे प्रदेश मंत्री की जवाबदारी दी है। आगे भी संगठन जो मेरे लायक काम समझेगा, इनकी उपयुक्तता कहाँ है, तो उस हिसाब से मुझे काम देगी। अभी तो प्रदेश मंत्री काम दिया है, तो मैं तो अभी प्रूफ करूं ना। वे 3 साल का जो कार्यकाल होता है, 3 साल में प्रदेश मंत्री का कार्य ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ उसको काम करूं। कुल मिलाकर अभी तो यही है ना। जी। आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा था? देखिए, जीवन के पड़ाव में तो खुशियों के पल बहुत आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पल होता है कि जब वो याद आते हैं तो अंदर से पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। एक ऐसा पल भी होता है। मैं तो कह सकता हूँ, देखिए फिर वही आपको जब बालटाल की जमीन को आतंकवादियों के दखल के बाद सरकार ने वापस ले लिया, 64 दिन तक आंदोलन चला और मैं भी उस समय राजौरी में था। मेरे भी वारंट निकले, गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई, मुझे कई रातें कई घरों में बितानी पड़ी। लेकिन वो 64 दिन तक आंदोलन चलने के बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े और 100 एकड़ की जो जमीन बालटाल की थी, श्राइन बोर्ड को दी गई थी बाबा अमरनाथ के लिए, इस आंदोलन के बाद जब वो हमको वापस मिली है, मैं कह सकता हूं कि चूंकि मेरा 8 से 10 वर्ष तक जम्मू कश्मीर से नाता रहा है, जब वो सरकार ने उस 100 एकड़ की जमीन को बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए वापस की है, मैं वही था, मैं झूम उठा खुशी के मारे। सोचिए, पूरे कार्यकर्ता ऐसा लगा कि यानी पटाखे फोड़ने लगे खुशियां। तो वो खुशी मुझे आज भी अंदर विद्यमान है, कहीं ना कहीं रोमांचित करती है। रोमांचित। आपने अपने जीवन के इस आयाम में किसी न किसी को अपना आदर्श, मार्गदर्शक और गुरु माना होगा। देखिए, मैं पहले ही बोल गया आपके पूछने के पहले कि जीवन के पड़ाव में कई मोड़ आते हैं, कई मोड़ में कई गुरु बनते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो आपकी हर परिस्थिति में मदद करता है। देखिए, मैंने एक नाम मैंने आपको बताया है, वो है माननीय युवराज द्विवेदी जी। यहाँ विभाग प्रचारक थे जी। सोते हुए बिस्तर से मुझे हाथ पकड़कर उठाया और सही रास्ते पर दिखाया। तो मैं अगर कहूं रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जैसे उठा करके सही मार्ग दिखाया, तो मैं विवेकानंद की तुलना में अपने आप से नहीं करता, लेकिन मेरे लिए वो रामकृष्ण परमहंस मैं कह सकता हूं। उस क्षेत्र में राजनीतिक पारी की शुरुआत है, तो चूंकि मेरे पिताजी का जीवन राजनीतिक पारी 70 साल की है, तो अब घर में ही राजनीति है, सक्रिय भूमिका में वो रहे हैं जी, इसलिए तो मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूं। आपकी पहचान एक यूथ आइकॉन के रूप में है और युवा वर्ग सबसे ऊर्जावान वर्ग कहा जाता है, उनके लिए आपका क्या समझ? देखिए, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी, पूरे जीवन के पड़ाव में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ पर एक ना एक मार्गदर्शक की आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कहता हूं कि जन्म के बाद सबसे बड़ी गुरु, मार्गदर्शक मेरी मां होती है, और जब आपकी शिक्षा प्रारंभ होती है तो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर होता है मेरा गुरु। और जैसे ही आप समाज में जाते हो तो उस समय भी आपके जीवन में भटकाव नहीं है, इसलिए कोई ना कोई सामाजिक प्राणी आपका मार्गदर्शन करता ही है। और फिर जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो आपने तय किया है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लीडर बनना है, तो आपने तय किया है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, तो उस क्षेत्र के परिपक्व व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता। सबसे पहले तो यह बात है कि आपको अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता है, दुविधा। मैं क्या करूं? जैसे कोई 12वीं का बच्चा अगर पढ़कर कॉलेज में जाता है तो उसको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे, कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए, है ना? उस समय भी आपको सही मार्गदर्शक मिल गया तो आपको सही रास्ता बता सकता है। तो एक तो आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता है, आप उसको ढूंढिए। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरा जब सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई तो मुझे अच्छे मार्गदर्शक मुझे मिले,
तो ऐसे आपको एक तय करना पड़ेगा, मुझे एक मार्गदर्शक मिले। अब आप तय करो योग्यता के आधार पर कि कौन मेरा मार्गदर्शक हो सकते हैं। भाई आपने 4 लोगों से पूछा तो 4 प्रकार की सलाह आपको मिलेगी। हाँ, जो आपको सर्वोपरि लगे, जो अच्छा लगे, बिल्कुल, जो हितकर हो आपको, वो आपको तय करो। और आप नहीं तय कर सकते तो किसी अच्छे व्यक्ति से पूछो जी जी कि भाई मुझे अच्छी सलाह कौन दे सकते हैं सही रास्ते जाने के लिए। एक तो मेरा ये कहना है युवाओं को कि एक अच्छे मार्गदर्शक, एक सलाहकार की आपको आवश्यकता है। फिर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ आप झोंक दो, ताकत के साथ। और मैं मान सकता हूं कि यदि आपने जुनून और ताकत के साथ यदि आप अपने झोंका तो मंजिल आपके कदमों पर आएगी। लेकिन लक्ष्य अर्जुन की तरह निर्धारित होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। आपको तय करना होगा, इच्छा शक्ति प्रबल करनी होगी आपको, संकल्प के साथ आपको डटना होगा, तब जाकर वो अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरफ आप लक्ष्य भेदेंगे तो आप भी। हमारी खुशनसीबी के आज सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक राजेश पांडे जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रण किया, इसके लिए मैं। सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।